लेक्चर है आपके क्रिटिकल केयर सब्जेक्ट में, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है अलाइड हेल्थ साइंसेस को। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या भी नहीं है उनके लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट एक्चुअली सीपीआर जो है वो स्टैंड क्या करता है उसके लिए। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो, C stand for cardio heart, P stand for pulmonary or lungs, and R stand for the resuscitation or recovery. So cardiopulmonary resuscitation, that's called CPR. डायग्नोसिस फॉर द कार्डिक अरेस्ट जो है वो किस तरह आप कहेंगे हम इस टाइम में CPR करना है या नहीं करना, तो उसके लिए कार्डिक अरेस्ट जो है वो याद रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो है वो आप CPR नहीं कर सकते और कार्डिक अरेस्ट में जो है वो आप CPR करेंगे। अब कार्डिक अरेस्ट को डायग्नोस किस तरह करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस जो है वो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुकी हो। लॉस ऑफ एपिकल एंड सेंट्रल पल्सेशन। आप स्पेसिफिक हम कहते हैं कैरोटिड और फेमोरल में जो पेरिफेरल है वो हम नहीं देखते, सेंट्रल हम देखते हैं। एंड एपनिया, ये तीन क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कार्डिक अरेस्ट डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है कार्डिक अरेस्ट CPR की। इट्स एक्चुअली a series of well-defined steps and protocol to revive a collapsed patient, to deliver oxygen to the heart and brain, to restore native circulation and ventilation. जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि अगर इज देयर एनी पल्मोनरी और कार्डिक शटडाउन, तो उसको रिवाइव करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो सीरीज़ यूज़ करते हैं स्टेप्स की, उसको हम CPR कहते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, देयर इज अनदर डेफिनेशन फॉर द CPR। द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज अ सीरीज ऑफ स्टेप used to establish artificial ventilation and circulation in a patient who is not breathing and has no pulse. So कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अब जिस तरह मैंने कहा इस सीरीज ऑफ स्टेप जो कि आपके जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनमें कार्डिक अरेस्ट हो चुका होता हो। सही ना। ये आप स्पेसिफिकली दिस डिफिनीशन जो है वो आपकी स्पेसिफिकली ALS से रिलेटेड ज़्यादा है। अब ALS क्या है और BLS क्या है वो आगे हम आगे पढ़ते हैं। पर्पस क्या है CPR की। टू रिस्टोर द कार्डियोपल्मोनरी फंक्शनिंग एंड टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज फ्रॉम एनॉक्सिया। सही है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके ब्रेन जो है वो तकरीबन 3 to 5 मिनट जो है वो विदाउट ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं। ग्लूकोज तो नहीं कह सकते बट ऑक्सीजन की बात हम करते हैं। उसके बाद जो है वो ब्रेन इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ स्टार्ट जो है वो हो जाता है। उसके बाद व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द CPR। द कार्डिक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड द कम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन दोनों कंडीशन में या इन तीन कंडीशन में हम जो है वो CPR स्टार्ट कर सकते हैं। Definition of the cardiac arrest, it's a loss of cardiac function, breathing and loss of consciousness, इसको हम cardiac arrest कह सकते हैं। डायग्नोसिस फॉर द कार्डिक अरेस्ट, कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपने ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ द कार्डिक अरेस्ट उस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करना। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्लड प्रेशर आपने मुहैया नहीं करना। आपने देखा एक पेशेंट जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, आपने देखा एपनिक है, सेंट्रल पल्सेशन नहीं है, आपने फ़ौरन CPR स्टार्ट करना है। आपने BP मुहैया नहीं करना, BP मुहैया पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब आप पल्सेशन देखते हैं तो प्रेफरल पल्सेशन पे ना जाए, रेडियल पे ना जाए। सही है, आपने जस्ट फेमोरल पे जाना है और कैरोटिड पे जाना है। उसके बाद जो है वो स्कल्टेशन पर टाइम ज़्यादा ना करें स्टेथोस्कोप से। सही है, आपने फ़ौरन जो है वो CPR स्टार्ट करना है। कुछ फॉर्म्स हैं आप कार्डिक अरेस्ट, उसमें आप कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जो कि हम ये देखते हैं रेफर करते हैं एसिस्टोल में। सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि दो किस्म के वो फॉर्म है या रिदम है। एक होते हैं शॉकेबल रिदम, एक हो नॉन शॉकेबल रिदम। तो जो एसिस्टोल है वो नॉन शॉकेबल रिदम है और जो PEA है वो भी नॉन शॉकेबल रिदम है। इसमें मतलब है कि हम डिफिब्रिलेटर यूज़ नहीं कर सकते। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है VF एंड VT,
ये शॉकेबल है में इसमें हम फिब्रिलेटर जो है वो डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों में हम एड्रेनलिन यूज़ करेंगे। आगे हम ACLS में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारा कुछ। What are the 10 reversible causes of the cardiac arrest 6H and 40? This is hypoxia, hypotension, hypothermia, hypoglycemia, acidosis and hypokalemia, electrolyte disturbance. तो इन सारे 6H में जो है वो आपके कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, बट ये रिवर्सेबल काजेज है। So the four T are the cardiac tamponade, tension, pneumothorax, thromboembolism आपके कोरोनरी भी हो सकती है, आपकी पल्मोनरी भी हो सकते हैं, एंड टॉक्सिसिटी जो कि आपके ड्रग्स ओवरडोज जो है इंसेक्टिसाइड्स जो है वो अगर किसी बंदे ने ली है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द CPR? दो किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो सड़क पर लेटा हुआ है, वो अनकॉन्शियस है, वो उस टाइम जब आप CPR करेंगे तो वो आपका BLS है या BCLS, बेसिक कार्डिक लाइफ सपोर्ट या बेसिक लाइफ सपोर्ट, विदाउट आप स्पेशल इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करेंगे CPR, तो वो आपका BLS है। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हैं या वार्ड में हैं, वहाँ पे आपके पास जो है वो ड्रग्स मौजूद हैं, आपके पास एडवांस एयरवे मौजूद है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर यूज मौजूद है, आपके पास डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, या आपके पास अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट या ALS या ACLS। सो द फर्स्ट वन इज BCLS और BLS। तीन स्टेप्स हैं। जब भी आप किसी पेशेंट को देखें तो फॉलो 3S। द फर्स्ट वाज इज दिस इंश्योर योर ओन सेफ्टी। सही है, ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो सड़क पे लेटा हो और आप CPR स्टार्ट करें तो आगे से कोई दूसरी गाड़ी टक्कर आपको दे। सही है ना, तो इंश्योर योर ओन सेफ्टी, पेशेंट को आपने सेफ पोजीशन पे जो है वो लोकेट करना होता है। दूसरी बात, जैसे आप पेशेंट आप और से पेशेंट जो है वो सेफ जगह पे है, आपने पेशेंट को जेंटली शेक करना है। अगर आप उसको जानते हैं तो बाय नेम उसको पुकारें। सही है, वर्बल कांटेक्ट जो है जो फिजिकल कांटेक्ट है वो आपने लाजमी करना है। दूसरी बात ये, अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उसको शाउट कर सकते हैं जेंटली और शेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद थर्ड इज जो है वो क्या है, कॉल फॉर हेल्प 1122। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप बाहर हैं अमेरिका में, तो आप 911 को कॉल कर सकते हैं, या दूसरे बंदों को जो है वो कॉल कर सकते हैं कि कॉल एम्बुलेंस। अगेन चेक फॉर द कैरोटिड पल्सेशन। सही है, बिफोर स्टार्टिंग CPR आपने अगेन कैरोटिड पल्सेशन देखना है। Apnea. How to diagnose apnea? What actually apnea is? Apnea is the cessation of respiration. कुछ लोग कहते हैं कि more than 30 सेकंड। सही है, cessation of breathing is called apnea, which is confirmed by look, feel, listen। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे आप जो है वो करना होता है, एपनिया को डायग्नोस करना है विद इन 10 सेकंड एटलीस्ट। लुक टू द चेस्ट वॉल मूवमेंट, सीसा मूवमेंट कर रहा है तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये वॉल मूवमेंट नहीं कर रहा, दिस इज वन पॉजिटिव। लिसन टू द ब्रीथ, आप उसको देखें, वो जो सांस ले रहे होते हैं ना, तो आप उसको लिसन करें। फील, उसके माउथ से या नोज से जो एयर आ रहा है आप उसको फील कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप फील जो है वो कैरोटिड की बात कर सकते हैं। सही है ना, तो लुक, फील, लिसन। यहाँ पे आप देखें, जो जो प्रैक्टिशनर है वो चेस्ट को भी देख रही हैं। सही है, वो फील भी कर रही हैं। सही है, लुक कर रही हैं, और ये आप लिसन लिसन यहाँ पे भी कर सकती हैं ये वाला, और ये फील भी कर रही हैं। सही है ना। दिस इज़ अनदर डायग्राम। यहाँ पे वो देख रही हैं। सही है, यहाँ पे वो लेसन कर रही है, यहाँ पे वो फील कर रहे हैं। फील तो यहाँ पे नहीं कर रहा कि अब यहाँ पे जात्रा जो यूज़ करी हेड टेल्ट जात्रा जो है वो होता है कि वो प्रॉपर ब्रीथ कर सके। ये वो 3S है, सेफ्टी, शेक द विक्टिम जेंटली एंड शाउट आर यू ओके एंड शाउट फॉर हेल्प। चेन ऑफ सर्वाइवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अर्ली रिकॉग्नाइज की कार्डियक अरेस्ट को और अगली आपने CPR स्टार्ट की है, तो आपके पेशेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो बच जाए। सो द अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट। अर्ली CPR जो है वो विद मिनिमल एंड इंटरप्शंस जो है वो आप
पेशेंट को बचा सकता है। अर्ली डिफिब्रिलाइजेशन या डिफिब्रिलेशन सॉरी, डिफिब्रिलेशन आपने, वो तो हम देखते हैं ना कि जो एडवांस सेटअप में होते हैं या जो हम ओटी में होते हैं, जब हम ऐसी लिस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमने रिदम को जो है वो मेजर करना है, अदर वो शॉकेबल रिदम है कि नॉन शॉकेबल रिदम है। अगर जो वो शॉकेबल रिदम है तो हम फिर डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हमें पता लग सकता है ना कि ये शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल रिदम है, अगर शॉकेबल नॉन शॉकेबल रिदम हो तो फिर हम ड्रग्स के बारे में जाते हैं, क्या सही है। सो अर्ली डिफिब्रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट रिसिस्टेशन केयर। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, आपने सीपीआर की है और पेशेंट जो है वो बच गया, अगेन आपने जो है वो आप गए और दोबारा वो चला गया है, नहीं। जिस पेशेंट जो है वो नॉर्मल पे आते हैं ना तो आपने देखना होता है कि कास क्या थी, वो जो मैंने आपको हाइपोग्लाइसीमिया है तो आप वो करेक्ट करिए, हाइपोथर्मिया तो वो करें, सही है ना, या हाइपोक्सिया है तो वो कर सकते हैं करेक्ट आप। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेन ऑफ सर्वाइवल, अर्ली रिकॉग्निशन वही बात है, अर्ली सीपीआर, अर्ली डिफिब्रिलेशन, पोस्ट केयर। सो फर्स्ट जो है वो इस लेक्चर में हम बी सी एल एस या बी एल एस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ए सी एल एस या एल एस पढ़ेंगे। सो ए बी सी, ए स्टैंड फॉर एयरवे, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, सी स्टैंड फॉर द सर्कुलेशन। सी पी आर जो सीक्वेंस है वो ए बी सी से चेंज होके सी बी ए को कन्वर्ट हो गया है। कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। कंप्रेशन किस तरह करना है आपने, so the human brain cannot survive more than 3 minutes with lack of circulation. So chest compression must be started immediately after the patient with absent circulation. जब भी आप पेशेंट देखें वो रिस्पॉन्स नहीं करा तो आपने फ़ौरन जो है वो सीपीआर करना है। एयरवे को किस तरह आपने मेंटेन करना है। सो अगर आप पेशेंट को देखिए वो उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सर्टनली होते हैं बच्चों में ये होता है कि इधर उन्होंने जो कॉइन्स जो है वो किया हुआ है, मुंह में रखा हुआ होता है, या जो है वो बाइट लिया वो थोड़ा सा ज़्यादा हो अकॉर्डिंग के मुंह के जो उसके साइज़ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी। सो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफन रिजल्ट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ टोन इन मसल ऑफ द एयरवे एंड फॉलिंग बैक ऑफ द टंग। बच्चों में उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो थोड़ी सी फ्लॉपी होती है, तो और उसकी ये कि जो टंग फॉल कर जाते हैं और टंग फॉल की वजह से फिर वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट दिस नॉट मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे यहाँ वो है कि जो कॉइन्स होते हैं या कोई फॉरेन बॉडी वो इनकम करते हैं। तो बेसिक टेक्निक फॉर द एयरवे पेटेंसी, आपने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना होते हैं। एक साइड से आपने हेड को जो है वो टिल्ट की है, दूसरी से टू फिंगर से आपने चिन लिफ्ट करना है। सो वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन द फोरहेड ऑफ and the other hand is chin. The head is tilted upward to cause interior displacement of the tongue, ताकि जो टंग फॉल हुआ हो वो ना हो और प्रॉपर ब्रीथ कर सके। दिस ये आप देखें, दिस इज द एयरवे जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो। आप पीछे जाएं, यहाँ पे आप देखिए ये एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। अब ये एक हाथ में उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड किया हुआ है, दूसरे से जो है वो चिन लिफ्ट की है, तो आपका जो एयरवे पैटर्न है वो प्रॉपर है, वो अलाइन है, सही है। हेड टेल चिन लिफ्ट ये आप देखिए। द सेकंड वन इज जा अप थ्रस्ट, सही है। इस एंगल से आपने जो है वो पकड़ना है और उसको ऊपर की तरफ पुश करना है इस तरह, सही है। बास टाइम जो अब लोग यहाँ से दो जो थंब है वो यहाँ पे रख देते हैं और माउथ को जो है वो ओपन करते हैं, बट ये जो प्रोसीजर है ये वाला ये स्टैंडर्ड है। फिंगर स्वाइप मेथड, एक्चुअली ये कहते हैं कि ये एथिकल है नहीं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने पेशेंट की लाइफ बचानी है। एथिकल कंसिडरेशन को बाद में आप देख सकते हैं। फिंगर स्वाइप मेथड में हम यही कहते हैं कि स्वीप आउट फॉरवर्ड बॉडी इन द माउथ बाय इंडेक्स फिंगर इन अनकॉन्शियस पेशेंट ओनली। दिस इज़ नॉट एडवाइस इन ए कॉन्शियस और कन्वल्सिंग पेशेंट, बिकॉज वो क्या आपके वो बाइट कर सकता है, आपकी फिंगर लॉस हो सकती है। इसमें ये होता है कि आपने फिंगर जो है वो बिल्कुल आप जो अपर एयर वे उसमें जाके इंसर्ट करना है और वो जो फोन बॉडी है वो आपने निकालने होते हैं। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है वो लोग जो नसवारी यूज़ करते हैं वो भी फिंगर स्वाइप मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, बट वो फॉर दी जो बोन है और लिप्स हैं उनके बीच में ये
मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट वो माएँ वो बच्चे जिन्होंने ज़्यादा ह्यूज बाइट ली हुई हो, तो वो माएँ जो कहती कि पेशेंट जो है वो ये बच्चा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के वो प्रोन है, तो फिर वो फिंगर स्वाइप मेथड यूज़ करते हैं। ये अमूमन घरों में भी होता है। ये आप देखें, ये फिंगर स्वाइप मेथड है। हेलमेक मैनेवर जो है वो, अगर एक पेशेंट वो अनकॉन्शियस है और वो आप फॉरन बॉडी जो है वो आप फिंगर से नहीं निकाल सकते, तो आप उस पेशेंट को जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएँ या लाइंग पोजीशन में लेके आएँ। अगर जो वो पेशेंट आपसे भारी है और वो अनकॉन्शियस है, तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में लेटा दें। ये वो प्रोसीजर है। और उसकी जो एपिगैस्ट्रिक एरिया पे आप पुश करें, तो वो बाहर आएगा। अगर जो वो पेशेंट लाइट वेट है और कॉन्शियस भी है, तो आप उसको पीछे से पकड़ के आपके जो एपिगैस्ट्रिक एरिया है, आपने यहाँ पे पुश करना होता है। इन्फेंट में क्या करना है? इन्फेंट में आपने यहाँ से मैंडिबल पकड़ना है और उसके बाद बिटवीन स्केपुला आपने बैक पुश लगाने हैं। मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि आपके सर्वाइकल पे जो है वो स्लैप करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज बच्चों में सर्वाइकल इंजरीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा जो है वो आप उसमें आ जाती है। और ऐसे पेशेंट में ना बच्चे आपकी हेड एंड नेक जो है वो एनाटॉमी, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो पर पैरालाइज होते हैं। और जो कार्डिक है और जो रेस्पायरेटरी सेंटर्स हैं, नॉट सेंटर बट रेस्पायरेटरी और कार्डिक जो है वो फिर वो फेलियर में चला बिकॉज ऑफ द फ्रेनिक ना, सही है ना, बिकॉज ऑफ दी जो आपके स्पाइनल नर्व है, सही ना। तो जो कार्डियोक्सिलेटरी फाइबर्स है या जो आपकी सर्वाइकल है, वो क्या करते हैं, वो फिर डैमेज होते हैं और आपकी प्रॉपर रेस्पायरेशन नहीं होती। सो ट्राई टू अवॉइड सर्वाइकल स्लैप। आपने जो है वो बिटवीन द स्केपुला आपने जेंटली स्लैप लगाने हैं। सॉरी। अच्छा, ब्रीदिंग ब्रीदिंग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में आपने ये करना होता है कि आपने पेशेंट के जो नेयर्स है, जो नोज़ है, उसको आपने पिंच करना है, क्लोज करना है और माउथ को जो है वो ओपन करना है। आपने डीप इंस्पायर करना है। उसके बाद आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ जो है वो ब्रीथ देना है। आपके लिप जो है, लिप टू कॉन्टैक्ट जो है वो, उसको आप लाइप किस भी कह सकते हैं। माउथ टू नोज ब्रीदिंग उसमें होता है कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिनका माउथ जो है वो क्लोज है, तो आप उसको अपनी मुंह से उनके नाक में भी हवा जो है वो दे सकते हैं या ब्रीथ दे सकते हैं। माउथ टू माउथ एंड नोज ब्रीदिंग इन्फेंट या बच्चों में ये होता है कि आपकी मुंह जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू देयर फेस एनाटॉमी। तो आपके मुंह में उनके दोनों माउथ और नोज जो है वो दोनों आ जाते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि नॉर्मल हम तो जब एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर करते हैं, तो आप पेशेंट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों देंगे? तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सपायर करते हो उस टाइम आपने तकरीबन 16% ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर कर रहे हैं। तो पेशेंट को जो है वो जो एक्सपायरेशन आप दे रहे होते हैं, तो उस टाइम आप पेशेंट को 16% ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो सक्सेसफुल ब्रीदिंग इज अचीव्ड बाय डिलीवरिंग अ टाइडल वॉल्यूम ऑफ 800 टू 1200। आपने फोर्स इंस्पायर करना है, उसके बाद फोर्स एक्सपायर करना है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा तकरीबन वो तक 3300 वो आपके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो स्पायरोमीटर है, जो ग्राफ है। ये टाइडल वॉल्यूम 500 है। उसके आपने डीप इंस्पायर की है 3300, उसका फोर्स इंस्पायरिटी कैपेसिटी है 500, ये हो गया 3800 हो गया। उसके बाद हमने फिर फोर्स एक्सपायरेशन करी, तो ये वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, वाइटल, सही है। तो 3300 उनके आ जाते हैं और 500 उनके जाते हैं, तो 3800 और 1000 जो है वो उनके आ जाते हैं, तो 4800 जो है वो उसमें आप इजीली 800 टू 1200 ml जो है वो आप दे सकते हैं। द ब्रीथ ऑफ 10 टू 12 ब्रीथ पर मिनट एडल्ट। असिस्टमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आपने प्यूपल के देखना है, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या उनको लाइट जो है वो सेंसिटिव है कि नहीं। इम्प्रूव्ड कलर ऑफ द स्किन। अब लास्ट टाइम जो है वो पिंकिश था, सही है, पेल था, अब वो नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। फ्री चेस्ट मोमेंट जो है, अगर वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके टेंशन नहीं हो तो रिस्क ना हो, तो फिर वो चेस्ट मोमेंट आपका फ्री मोमेंट देगा। स्वॉलोइंग अटेम्प्ट जो है वो करेगा, या स्ट्रगलिंग मोमेंट्स उठेगा, साइड पे होगा। सॉरी।
सर्कुलेशन, चेस्ट कंप्रेशन किस तरह करनी है आपने, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा कि आपके ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 3 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट लैक ऑफ सर्कुलेशन। सो चेस्ट कंप्रेशन जो है वो इमीडिएट आपने स्टार्ट करने विदाउट विद एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पल्सेशन। टेक्निक क्या है, आपने पेशेंट को हार्ड सरफेस पे लेटाना है, वुडन हो जो भी हो। आपने फॉर्म, आपके पाँव जो है वो वन है इनकी, द कन्विनिटी ऑफ योर लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, कहते हैं कि 2/3 स्टर्नम पे आपने जो पाम है आपका वो आपने रखना है, और जो 2 फिंगर्स अबव दिस जिपॉइड प्रोसेस जो है वो आपने ऊपर रखने हैं। ट्राई टू अवॉइड जिपिस्टर्नल जंक्शन, बिकॉज वहाँ पे फ्रैक्चर की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है आपने, आग आपके डोमिनेंट हैंड जो है वो आपके पाम वहाँ पे रख देना है, और दूसरा जो है वो हाथ उस पर लॉक करना होता है अपने डिजिट्स को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये आप देखिए, एक फॉर्म को जो है उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरों को जो है वो उन्होंने लॉक किए हुए, इंटर डिजिट लॉक उसको कहते हैं फिर। So other hand is placed over the hand of over the sternum. Shoulder should be positioned directly to the patient with elbow long straight and arm extended. ये आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ना ये फिर वो बेंड करते हैं, इसकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो इस तरह हो, ये बिल्कुल ना ही, सही है ना। तो ये आपने करना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पुश करना है। जब आप पुश करेंगे तो आपने बेंड नहीं करना है अपने हाथों को। स्टर्नम का कंप्रेशन जो है वो आपने कितनी करती है एडल्ट में, तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर आपने पेशेंट की स्टर्नम को जो है वो प्रेस करना है। बच्चों में जो है वो आपने 2 to 4 करना है, और इन्फेंट में आपने 1 to 2 करना है। जो आपके रेट है कंप्रेशन की वो 100 to 120 पर मिनट है। ड्यूरिंग CPR द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन शुड बी फॉलो 30:2। बाज़ लोग कहते हैं कि 15:1, या कुछ लोग कहते हैं कि 30:2। रिसर्च ये कहते हैं कि 30:2 जो है वो मोर इफेक्टिव है और सिग्निफिकेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ टू रिसिटेटेड, तो द चेस्ट कंप्रेशन मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड बाय वेंटिलेशन। एक जो है वो वेंटिलेशन करे, और दूसरा जो है वो कंप्रेशन करे। ये आप देखिए, बच्चों में जो कंप्रेशन करेंगे वो आप इस तरह करेंगे, जो न्यूनेट है और इन्फेंट है उसमें आप ये करेंगे विद 2 फिंगर। बच्चों में आप ये करेंगे, इस तरह के करेंगे आप। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है चेस्ट कंप्रेशन की। सो द मोस्ट कॉमन इज रेप फ्रैक्चर। कोई बात नहीं, आपने रेप्स जो है वो फ्रैक्चर की है, CPR में होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि पेशेंट की जान बच जाए। फ्रैक्चर जो है वो हो सकते हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, तो उसकी आप फिक्र ना करें। नीमोथोरेक्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी सेकेंडरी कॉज ऑफ दी फ्रैक्चर्स रेब्स की, तो भी हो सकता है। स्टर्नल फ्रैक्चर की वजह से भी नीमोथोरेक्स हो सकता है। स्टर्नल फ्रैक्चर इटसेल्फ हो सकता है। एंटी मीडियास्टिनल हैमरेज भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपने प्रेस करना होता है, जो विजराज होते हैं, जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसकी ब्लीड हो सकती हैं। इंटरनल इंजरी जो है वो आपके एब्डोमिनल विजराल को जो है वो हो सकती है। कोई बात नहीं, वो बाद में रिकवर हो सकता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ग्रेट वेसल्स को जो है या हार्ट को इंजरी हो सकती है, बट दिस इज़ वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर है। सो यूजुअली अवॉइडेबल बाय परफॉर्मिंग द टेक्निक करेक्टली। तो ये सारे जो है वो पॉसिबल है कि इसको अवॉइड किया जाए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर टेक्निक यूजिंग। So this was all about the BLS. It's all about the introduction of the CPR. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।